नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित हर्रावाला रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से बना ये स्टेशन आधुनिक सुविधाओं और उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान का सुंदर उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना और रेलवे में हो रहा निवेश राज्य के विकास को नई गति देगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि मजबूत रेलवे नेटवर्क से विकसित उत्तराखंड का सपना और मजबूत होगा। देहरादून में आयोजित अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरभूमि है और सैनिकों एवं उनके परिवारों का सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का निर्णय लिया है, जिससे राष्ट्र सेवा के बाद उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिल पाएंगे। सीएम धामी ने अग्निवीर युवाओं से संवाद किया। राज्य उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि है और बड़ी संख्या में, चाहे पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो या देश के आज़ादी के बाद जितने भी युद्ध हुए, जितने ऑपरेशन हुए हो, भारत की सेना ने बड़ा पराक्रम दिखाया। हमारी सेना हमेशा शौर्य बलिदान इसमें हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया और उसमें उत्तराखंड के जो हमारे वीर थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब अग्निवीर योजना आई, अग्निवीर योजना में बड़ी संख्या में हमारे राज्य के युवा जा रहे हैं और सच में वो अग्निवीर जब लौट कर आएंगे तो उनको कहीं भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। इसके लिए हमने पहले से ही जो है आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से कर दिया है। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी को असुविधा पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ये आस्था से जुड़ा विषय है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष हर मुद्दे पर विरोध की राजनीति करता है और तुष्टीकरण की नीति अपनाता रहता है। उनके नेताओं के पेट में भी दर्द होता है, क्योंकि उन्होंने विकास की राजनीति नहीं करी, उन्होंने कभी न्याय की बात नहीं करी, उन्होंने कभी कानून की बात नहीं करी, कभी उन्होंने व्यवस्था को बनाने का योगदान नहीं दिया। वो हमेशा व्यवस्था को बिगाड़ते रहे कि भाई आप लाउड स्पीकर बजाएंगे। लाउड स्पीकर दूसरों को सुनाने के लिए होता है कि स्वयं के लिए होता है? दूसरे लोग, बच्चों के एग्जाम चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, लोग अपने काम करते हैं, उन सबका डिस्टर्बेंस होता है। कानून अपना काम कर रहा है। हम समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि में लागू करते हैं, पूरे देश और दुनिया के लोग हमको सराहना करते हैं, हमारी पीठ थपथपाते हैं, तब भी कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है। हम यहाँ पर दंगा रोकने का कानून बनाते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। हम अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। हम धर्मांतरण का कानून लागू करते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। हम जो है राज्य के मदरसा बोर्ड को समाप्त करके सभी बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा का प्रबंध करते हैं, शिक्षा का अल्पसंख्यक शिक्षा में प्राधिकरण बनाते हैं, तो उसमें भी उनके पेट में दर्द होता है। तो जब भी हम व्यवस्था बनाने की बात करते हैं, क्योंकि वो हमेशा वोट बैंक के लिए काम करते रहे, वोट बैंक उनको दिखाई देता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून चारधाम यात्रा, डेंगू और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सिर्फ बैठकों तक सीमित ना रहे, बल्कि मौके पर जाकर
व्यवस्थाएं देखें। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 44 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और यातायात की बेहतर व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। साथ ही डेंगू रोकने के लिए फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव और जागरूकता अभियान तेज करने को कहा। लालकुआं में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ सांसद अजय भट्ट और विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने किया। दोनों जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे ही शिविर आगे भी आयोजित किए जाएंगे। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। इस दौरान लोगों ने लो वोल्टेज, सिंचाई, सड़क समेत कई समस्याएं रखी और सभी की समस्याओं को सुनते हुए भी नजर आए और इस शिविर का आयोजन आगे भी करने का प्रयास किया जाएगा। इसको लेकर अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए गए हैं। लोगों की समस्याएं भी इसमें सुनी गई और बिजली, पेयजल समेत तमाम समस्याएं लोगों ने अजय भट्ट के समक्ष रखी और इस शिविर में तमाम लोग मौजूद रहे। समर्पण, इन 3 शब्दों का बहुत बड़ा अर्थ है। सेवा भी है और सुशासन, अच्छा शासन भी करना है और समर्पित भाव से करना है। हमारी सरकार जो जन जन की सरकार, जनता के द्वार कहा गया है, इन 3 बिंदुओं को लेकर जगह जगह जा रही है। आज लालकुआं विधानसभा के अंतर्गत है, मैं स्वयं उपस्थित हूँ, हमारे माननीय विधायक जी और अधिकारीगण हैं। कुछ अधिकारीगण बारिश के मौसम की वजह से अपने कार्यों के लिए गए हैं, ऐसा पता चला है। हमने कहा भी है उनके बारे में पता करिए, तबीयत खराब है या नहीं आ पाए या वास्तव में दूर दराज गए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देहरादून पहुंचते ही सबसे पहले दिवंगत कांग्रेस नेता अमर मेहता के आवास पहुंचे। उन्होंने अमर मेहता को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों से मुलाकात कर गहरा शोक व्यक्त करते हुए हर संभव सहायता का भरोसा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ खड़ा है। इसके बाद राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक बैठक की। आपको बता दें कि अमर मेहता का निधन राहुल गांधी के प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर पोल गिर गया और जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद राहुल गांधी ने परिवार से ढांढस बंधाया, परिवार से मुलाकात की है। देहरादून में आयोजित छात्रों के गूंज कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद किया। उन्होंने नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते हुए शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग की। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने नीट अभ्यर्थी रिया थापा के पिता राजेश से मुलाकात की और अपनी बेटी की मेहनत को लेकर उन्होंने जानकारी दी। राहुल गांधी ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। सर को यही बोलना चाहता हूं कि सर ये शिक्षा प्रणाली जो भी है इसको थोड़ा सरल बनाइए। जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ,
वो किसी दूसरे के साथ ना हो। मेरी बेटी आज मेरे यहाँ नहीं है तो वो ना हो ऐसा। सर आप संसद में आवाज उठाइए और ये न्याय दिलाइए सबको, ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। मॉनसून के दौरान आपदाओं से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल आयोजित करने के साथ कई चरणों में समीक्षा बैठकें भी की गई हैं। जिला स्तर पर अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। देखिए, आपदा की दृष्टि से पूरे राज्य में हम जानते हैं कि जो हमारी मानसून के साथ साथ एक ऐसा राज्य का विषम भौगोलिक परिस्थिति के कारण आपदा सामान्यता कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, लेकिन सरकार ने उस दृष्टि से बहुत तैयारी की है। हमने प्रदेश के स्तर पर अनेक बैठकें की हैं, सारे डीएम्स को जोड़कर मॉक ड्रिल की। आगामी कांवड़ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अध्यक्षता की और इस समय कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने कहा कि कांवड़ यात्रा का सफल संचालन सभी राज्यों के बेहतर समन्वय से ही संभव है। उन्होंने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा और यातायात व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाहों पर नजर रखने और सीमाओं पर चेक पोस्ट स्थापित करने के भी निर्देश दिए। जो कांवड़ मेला है श्रावण मास का, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है इधर नॉर्थ इंडिया का, जिसमें कि हरिद्वार एक केंद्र बिंदु होता है और इसमें आसपास के पूरे क्षेत्रों से लोग यहाँ आते हैं। तो इसीलिए इन सभी हमारे जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स और बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, उनके उच्च अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक थी और जिसमें सभी बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। 30 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावण कावड़ मेले को लेकर कोटद्वार में पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया है। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ठाकुर ने नीलकंठ महादेव मंदिर क्षेत्र, जिला पंचायत बैरियर, पार्किंग स्थल, कोठार, बाईपास और अन्य संवेदनशील जगहों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और जाम से बचाव के लिए पर्यावरण, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। नीलकंठ जो है वो काफ़ी कंजेस्टेड उस तक पहुंच है, वो चाहे वो पैदल रास्ता हो, चाहे वो हमारा सड़क का रास्ता हो। तो व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए जो पार्किंग चिन्हित हैं, उनके लिए हम लोग व्यवस्था देख रहे हैं। कुछ नई वैकल्पिक पार्किंग्स को भी ढूंढ रहे हैं, जिसमें 1500 से 2000 गाड़ियों को खड़ा किया जा सके और समय समय पर यातायात जो प्रबंधन है सुनिश्चित किया जा सके। दिनेशपुर ऑडिटोरियम में सरकारी शिक्षक संघ उत्तराखंड के 2 दिन के सम्मेलन का शुभारंभ विधायक अरविंद पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्रीय निर्माण की सबसे मजबूत नींव है और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की उनकी अहम भूमिका है। वहीं उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध होने की बात कही। हमारी व्यवस्था की गई है कि जितने भी हमारे राजकीय शिक्षक संघ के हमारे अध्यापक साथी हैं, सभी वोटर होंगे। तो हमारे 13 जनपदों में ही ये कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम है। 13 जनपद में हमारे सारे अध्यापक वोटिंग करेंगे और इसमें जो 5 पद हैं उस पर मतलब चुनाव होगा। और इसमें शिक्षकों का अपने एक संगठन होते हैं। मैं इस अधिवेशन की इनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और शिक्षक हमारे समाज का आईना होता है, दर्पण होता है। इनके द्वारा शिक्षित किए हुए बच्चे ही देश के निर्माता बनते हैं, देश के भाग्य विधाता बनते हैं। तो ऐसे आज अधिवेशन में मैं आया हूँ, मेरा सौभाग्य है। मैं प्रांतीय जो हमारे पदाधिकारी हैं शिक्षक संघ के, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और जो उनका उद्देश्य है वह उद्देश्य उनका पूर्ण हो, मैं शुभकामना देता हूँ।
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने एम्स ऋषिकेश में पहाड़ी क्षेत्रों के मरीजों को समय पर बेड नहीं मिलने पर चिंता जताई है। कोटद्वार में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने एम्स के लिए जमीन दी है, इसीलिए प्रदेश के मरीजों को बेहतर इलाज मिलना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि एम्स निदेशक के साथ बैठक कर पहाड़ से आने वाले मरीजों के लिए बेड और इलाज की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि समय पर उपचार मिलना हर मरीज का अधिकार है। राज्य सरकार को चाहिए कि एम्स के डायरेक्टर को बुलाया जाना चाहिए। एम्स में ऊपर से ये बात की जानी चाहिए कि ये मुख्य रूप से उत्तराखंड के लिए स्वीकृत किया गया था। ये भी बात सही है कि किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति अगर वहां पर जाता है तो उसको मना नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस क्षेत्र से जमीन दी गई है, जिस क्षेत्र में उसका निर्माण किया गया है, स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र की प्राथमिकताएं तो होनी चाहिए। रुद्रप्रयाग के सुमाड़ी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज तिलक नगर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत जन सेवा शिविर लगाया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया गया। अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनका समाधान किया। कार्यक्रम में कहा गया कि ऐसे शिविरों से सरकारी योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंच रहा है और लोगों को बेहतर सुविधाएं भी मिल रही हैं। जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम आज जखोली विकासखंड के सुमाड़ी में ये आयोजित किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में जो है हमारे यहाँ पर शिकायतें आई हैं। जनता की समस्याएं सुनने के लिए हमारे विभागीय अधिकारी आए हैं और लगभग अधिकांश शिकायतों का जो है यहाँ पर मौके पे ही निस्तारण कर दिया गया है। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जो या इस स्तर की नहीं थी, उच्च स्तर की थी, तो उनको जो है संबंधित अधिकारियों को बता दिया गया है। उत्तरकाशी के पुरोला ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज हुडोली में सेवा सुशासन समर्पण थीम के तहत जन सेवा शिविर लगाया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। कुल 167 लोगों को अलग अलग योजनाओं का लाभ दिया गया। ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी गई, जिनमें से 3 का मौके पर ही समाधान किया गया। शिविर में स्वास्थ्य जांच, प्रमाण पत्र वितरण और अन्य सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई गई। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। मुख्यमंत्री के रूप में पूरा होने के उपलक्ष्य में सेवा सुशासन और समर्पण अभियान के तहत यहाँ पे जन जन की सरकार जन जन के द्वार का कार्यक्रम आज जो कैंप यहाँ पे रखा गया था हुडोली इंटर कॉलेज पुरोला में, इसमें सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और हमारे राज्य मंत्री माननीय अभिषेक जी इस कार्यक्रम में रहे और जनता की प्रॉब्लम्स को सुना, उनके प्रश्नों को सुना और त्वरित सॉल्यूशन दिए गए। ग्राम हुडोली गए। मेरी यहाँ पर एलपीजी गैस सिलेंडर के संबंध में समस्या थी, जिस पर हमने यहाँ पर बहुत चर्चाएं की, जिसका हमें समाधान प्राप्त हुआ है। धामी जी के लिए इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और जो यहाँ पर लोक निर्माण से भी हमारी समस्या थी रोड आरटीओ पास के लिए, इसका भी हमें समाधान मिल गया है। इसके लिए भी धामी जी का धन्यवाद। देहरादून में कुछ दिनों के तकनीकी सुधार के बाद 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा फिर से शुरू हो गई है। अब प्रदेशवासी दिन रात कभी भी स्वास्थ्य संबंधी सलाह, जानकारी और शिकायतों के लिए 104 नंबर पर
संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से संचालित इस सेवा में तकनीकी सिस्टम को अपग्रेड करने और बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा था। हेल्पलाइन से सलाहकार पंकज कुमार ने बताया कि अब सेवा पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि 104 हेल्पलाइन दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग से जुड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन सारे जो भी जिसका फ़ोन आता है उनको दिया जाता है। प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उनके द्वारा पूछे जाते हैं वो बताया जाता है और उनके ग्रीवांसेस जो है जो भी ग्रीवांसेस आते हैं वो नोट करके उनको दूर किया जाता है। ट्रेनिंग दे के तब बैठाया जाता है और ये उसके हिसाब से जवाब देते हैं और सर्टेन फॉर्मेट जैसे ये बने हुए हैं वैसे बनाए रखे हैं। जी ऋषिकेश के उप जिला अस्पताल में बिजली चले जाने से कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया। इससे ओपीडी में मरीजों के पर्चे नहीं बन सके और रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लंबी लाइन लग गई। गर्मी और उमस के बीच मरीजों को काफ़ी परेशानी हुई। बाद में अस्पताल कर्मचारियों ने हाथ से पर्चे बनाकर काम शुरू किया, लेकिन काम धीमा होने के कारण कई मरीज बिना इलाज के लौट गए। कुछ गंभीर मरीज निजी अस्पताल चले गए। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि बिजली कटने से ये समस्या हुई है। का कारण ये है कि सुबह सुबह लाइट अचानक से चली गई, उसके बाद जो कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो फेल हो गया। इस वजह से उसका एक्चुअली क्या होता है, वो ORS सिस्टम है, तो पूरा एक वो बनता है, उसका जनरेट होती है पर्चियाँ, तो वो फेल हो गया। तो इस वजह से आज थोड़ी देर जो है आज भीड़ भी थी, थोड़ी देर लोगों को परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद हमने मैनुअली जो है पर्चियाँ बनाना शुरू कर दिया था। अब जो है धीरे धीरे वो उसको देखेंगे, उसको सिस्टम को ठीक कराएंगे। समस्या ये है कि यहाँ पे लाइट ही नहीं है, पर्चे बना रहे हैं, वो भी पर्चे भी हाथ से बना के दे रहे हैं और लाइनें लगी पड़ी हैं। सुबह से हम लोग आ रखे हैं और अब तक देख लो कितना टाइम हो रहा है और यहाँ लाइट की व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई पंखा चल रहा है, कोई चल ही नहीं रहा है। यहाँ पे एकदम पसीने से लथपथ हो रखे हैं और बहुत ज्यादा यहाँ पे तो जो मरीज आ रहे हैं और तबीयत खराब हो जाएगी उनकी, मेरे को तो लग रहा है। टेहरी पुलिस ने सरकारी पंपिंग योजना से चोरी हुए 32 लोहे के पाइप 24 घंटे के भीतर बरामद कर लिए हैं। बरामद पाइपों की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। एसओजी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में घटना में इस्तेमाल ट्रक को भी सीज किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने चोरी की बात स्वीकार की। दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।